Hello everyone, क्या हाल चाल आप सबके? All well, I believe all of you are doing great and fantastic with your studies. As you guys are just 1 month away from your NEET examination and अभी बहुत सारे बच्चे आप में से जो है अलग अलग जगह पे अक्रॉस इंडिया नीट मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जो है मैसेजेस लिखे, कॉल्स करें कि जो है बायोलॉजी में जब उनको असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दे आर अनएबल टू सॉल्व एंड पिक द ऑप्शंस दैट वेदर रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम इंपॉर्टेंट हैक्स को लर्न करेंगे जिनको हम जब यूज करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पे, एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल टाइप ऑफ असर्शन रीजन क्वेश्चंस लाइक ए प्रो राइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू रिमेंबर कि इसमें हमने नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस भी रखे हैं जिनको हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, एंड मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिसिंग के लिए दूंगा, जो आप मुझे उनका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। So let's explore the various hacks. Okay. पहली चीज जो हम यहां पे देखेंगे कि वो है कि यू विल हैव टू टेक योर टाइम। जब आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे ये मैच द कॉलम मिले, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले राइट, या आपको जो है असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू डोंट हैव टू put yourself in a rush, you don't have to keep yourself in jiffy, you don't have to keep yourself in hurry right। आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप रश करेंगे, अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को लर्न नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं है, समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी है कि आप जो आंसर लिखेंगे वो गलत लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है राइट। सो आपके पास जब कोई भी क्वेश्चन मिले तो वो क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 मिनट का टाइम होता है। आपने कई बार ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि बायोलॉजी में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहां से जो 50 सेकंड का टाइम मिल रहा है ना, वो आप मल्टीपल स्टेटमेंट पे लगा दीजिए, वो आप असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे लगा दीजिए, जिसकी वजह से आपका पेपर बहुत शानदार आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? ओके, सो यू विल हैव टू टेक टाइम, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्लाइड हैज टू टेल यू राइट। ओके, उसके बाद से एनालाइज एंड रीड स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली राइट। अगर आप ये भैया को देख रहे हैं नीट एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पता नहीं वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये तो वही है। अगर आप देखेंगे कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए जी, अगर हम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन को देख रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है कि नहीं है, आपको क्या करना है? असर्शन का स्टेटमेंट आपने लर्न करना है बहुत अच्छे से इंडिविजुअली, कोई ज्वाइनिंग इनके बीच में नहीं है। असर्शन पढ़ लिया, उसके बाद से रीजन को आप स्टडी करेंगे, ठीक है कि नहीं है? आप असर्शन को स्टडी करेंगे, रीजन को आप स्टडी करेंगे, एंड जब आपने असर्शन एंड रीजन को अच्छे से स्टडी कर लिया, आपको एक चीज हो जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि असर्शन में प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब यह है कि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में से कोई है। अब तो पहला और सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से कई बार रीजन हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो अब इसका मतलब यह है कि बाबा अब ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि इज रीजन करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और इज रीजन नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन राइट। व्हाट यू विल डू इज, जब आप असर्शन को पढ़ें, मान लीजिए आपके हिसाब से असर्शन इज राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है, आप उसके बाद से बिकॉज लगा दीजिए, आप लगा दीजिए बिकॉज राइट। आप जब बिकॉज लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा कि जो रीजन में स्टेटमेंट है, दैट इज गोइंग टू टेल यू दैट वेदर दिस रीजन स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट राइट। सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड यूज दीस ट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, assertion says that cockroach possesses mosaic vision। You have gone through this particular thing called as cockroach। बार बार इस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है क्या चीज? पता है कि जो कॉकरोच है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसके पास 2 पेयर ऑफ आईज रहते, एक सिंपल आइज एंड एक इसके पास रहती है कंपाउंड आइज राइट। एक रहती है कंपाउंड आइज। अगर आप सिंपल आइज की बात करेंगे, इनको हम ऑसिलस भी बोलते हैं। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, rather they can only sense the light right, but they are not responsible for the vision, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद से अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड आई की बात करेंगे, तो कंपाउंड आईज में दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, कंपाउंड आईज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ये आप याद रखेंगे। एंड एक कंपाउंड आई की अगर हम बात करेंगे, इट इज गोइंग टू बी कंपोज्ड ऑफ 2000 ओमेटिडिया, and each ommatidia has the tendency to generate an image। अगर आप देखेंगे कि कंपाउंड आइज 1 पेयर रहता है इसके पास, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन,
एक कंपाउंड आई को बनाने के लिए 2000 ओमेटेरिया रिस्पॉन्सिबल होते और एक ओमेटेरिया एक इमेज बनाता है। इसका मतलब जब एक आंख से कॉकरोच किसी चीज को देखता है तो उस चीज को ये टुकड़ों में बांट देता है और उसकी वजह से जो विजन होता है वो बन जाता है मोज़ैक, राइट, स्कैटर्ड, राइट, मोज़ैक, राइट। तो इसका मतलब जो है assertion is obviously going to be right। उसके बाद से if we just look at the reason says that eye of cockroach contains several ommatidia। That's what I was talking about, right? Now guys, just do the one thing, of cockroach possesses mosaic vision because लगा दीजिए। let's see that is this hack going to help us or not। आप देखिए, cockroach possesses mosaic vision because eye of cockroach contains several ommatidia। Yes it is, yes it is, it is certainly explaining the assertion। So we will go with the option number 1, that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। That's what you people have to do, right? Okay, let's solve the next more question। Question says that assertion says bacterial cell wall is not like of the plant cell। obviously bacterial cell wall structurally different है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन अलग है, प्लांट सेल का कंपोजिशन अलग है। अगर आप रीजन की बात करेंगे, रीजन बोल रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। बिल्कुल सही है। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने इस दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें पता चला कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे तो हम देखेंगे ही नहीं, सही है कि नहीं है। और उसके बाद से अब है प्रॉब्लम कि क्या assertion and क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इज रीजन एक्सप्लेनिंग द assertion और इज रीजन नॉट एक्सप्लेनिंग द assertion। व्हाट यू पीपल गोइंग टू डू इज, आप जब देखेंगे दोनों स्टेटमेंट जब सही है, करेंगे क्या, आप लगा दीजिए ना बिकॉज। जब आप बिकॉज लगा देंगे, लेट्स रीड इट नाउ। बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट लाइक ऑफ द प्लांट सेल बिकॉज बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, याद है ना, पढ़ाया है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। एंड अगर आप देखेंगे प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है दैट इज गोइंग टू बी सेलुलोजिक है कि नहीं है, सेलुलोजिक, दैट इज गोइंग टू बी सेलुलोजिक, राइट। सो इसका मतलब यह है कि असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है एंड रीजन इज वेल एक्सप्लेनिंग द असर्शन स्टेटमेंट। सही है कि नहीं है। बोल रहा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट लाइक ऑफ द प्लांट सेल। बिल्कुल सही है, अलग है ये दोनों, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बना होता है किसका, सेलुलोज का। वही तो हम बोलें। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट असर्शन and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। okay, let's move। okay, assertion says that protein is a heteropolymer। yes, protein is going to be composed of different type of amino acids which are linked in a specific sequence, right। तो इसका मतलब यह है कि assertion सही है, बिल्कुल सही है। ये तो हमारी एनसीईआरटी की पहली लाइन है जब हम प्रोटीन पार्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद से रीजन क्या है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सही है, जो प्रोटीन होता है ये बोल रहा है कि अमाइनो एसिड का बना है, लेकिन किन अमाइनो एसिड का इसने इसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन ऊपर बोल रहा है कि हेटेरोपॉलीमर का बना है। ठीक है कि नहीं है। अगर आप एक काम करेंगे, नाउ जस्ट राइट द बिकॉज। अगर आप बिकॉज लगा देंगे, लेट्स सी, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन गया। अब कौन है, अब या तो फर्स्ट है या तो क्या, सेकंड। हमने क्या करा, उसके बाद से हमने क्या करना होता है, बिकॉज लगा दिया। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर बिकॉज प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। डू यू थिंक दैट इट इज मेकिंग सेंस? नो वेज, इट्स नॉट एक्सप्लेनिंग द रीजन, क्योंकि ऊपर बोल रहा है प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अगर ये नीचे लिखता कि प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तब जाकर के रीजन वाज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। नाउ यहां पे क्या है, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर बिकॉज protein is made up of amino acid. It's not linking them. It is not, this particular reason is not explaining the assertion. So my dear students, you will remember that this option, the correct option for this particular question is going to be option number 2, that both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion, right? You will solve all the assertion and reason questions like a pro. Okay, next question. Assertion says that QRS complex represents the depolarization of atria। गलत है। आपको पता है ना, ECG में आपने पढ़ा है P वेव, Q वेव, RST
है कि नहीं है? तो पी वेव क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्योंकि एसी नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल विच विल ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ द एट्रिया, चाहे वो राइट एट्रिया की बात हो, लेफ्ट एट्रिया की बात हो, ठीक है? तो वो जो पी वेव है, पी वेव दिखा ही रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकल्स, जिसको हम डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद से क्यू वेव जो है, क्यू वेव वो दिखा रहा है बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। अब उसके बाद आर क्या दिखा रहा है? आर दिखा रहा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स आर इन कॉन्ट्रैक्शन। एस दिखा रहा है दैट ऑल दिस वेंट्रिकल, वेदर दैट इज राइट वेंट्रिकल, वेदर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दे आर इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज एक्चुअली टेलिंग अस कि जो वेंट्रिकल्स है दे आर नाउ इन सिस्टोल, दे आर नाउ इन कॉन्ट्रैक्शन। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये है कि ना ऑप्शन नंबर 1 हम देखेंगे, ना ऑप्शन नंबर 2 हम देखेंगे, याद है ना? अब हम क्या करेंगे? या तो थर्ड ऑप्शन होगा या तो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। लेट्स सी रीजन। बिगिनिंग ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? हमारी एनसीईआरटी में लिखा है एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जब टी वेव खत्म होता है वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म होता है, ठीक है कि नहीं है? एंड हार्ट वापस ज्वाइन डायस्टोल में आता है, याद है ना? लिखा है एनसीईआरटी में। तो इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव इज गोइंग टू मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। नो 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 नो, दिस इज नॉट करेक्ट। बिगिनिंग ऑफ द टी वेव, इट शुड हैव रिटन एट द एंड ऑफ टी वेव, राइट? At the end of T wave marks the end of systole, so that would have been right. So in my opinion, I will go with the option number 4, and I hope you will agree with this particular thing too, right? So option 4 is the right choice of this particular question. Now next question. Assertion says that during inspiration the volume of thorax increases. Yes, inspiration की जब हम बात करेंगे, inspiration के टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर, जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, that is going to be lower and volume क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि हमें पता है गैसेस हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है देन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर जो है वो मूव करेगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, तब हम इंस्पायर करेंगे। इस टाइम पे हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है इंस्पिरेशन के टाइम पर वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें जाकर के आपके पास व्हाट वी कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी मसल, जिसमें आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रहता है, ठीक है कि नहीं है? दे अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन एंड ओवरऑल जो है लंग्स का वॉल्यूम क्या करके देते हैं? इंक्रीज करके देते हैं, सही है? So during inspiration the volume of thorax increases. Yes. रीजन बोल रहा है दिस हैपन्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंस्पायरेटरी मसल्स। गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर ये बोलता कि बिकॉज दिस हैपन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंस्पायरेटरी मसल कॉल्ड एज एक्सटर्नल को इंटरकोस्टल मसल, दे अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन एंड उसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कि नहीं है? तो तब ये सही मानता मैं स्टेटमेंट, लेकिन रीजन गलत है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम ना फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, हम ना सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को देखेंगे। assertion is okay but reason is incorrect, so we'll go with this particular thing called as assertion is true and reason is false. Option number 3 is going to be the right choice of this particular question. Okay, let's look at the next question. Assertion says that Bt toxin is not toxic for bacillus itself. Bt toxin is synthesized by cryogen. आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं है? वहां पे टीचर ने आपको बोला होगा कि जाकर के जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स है, चाहे वो कोलियोप्टेरॉन के नाम से है या लिपिडोप्टेरॉन या डायोप्टेरॉन, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स जो है साइंटिस्ट ने देखे कि ये अलग अलग तरह के प्लांट्स को जो है अफेक्ट करते हैं, उनके लीव्स, उनके पत्तों को खाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके पास लीव्स जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ में इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल ये डेवलप अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये चीज हो गया कि बहुत सारे ये अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स है, चाहे वो लिपिडोप्टेरॉन हो, डायोप्टेरॉन हो, डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स है, साइंस ने बोला कि ये इंसेक्ट्स इन लीव्स को खाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो उन्होंने इनिशियली क्या किया? उन्होंने इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए इंसेक्ट
इंसेक्टिसाइड यूज किया, ठीक है, केमिकल यूज किया, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे मसला तो खत्म हो गया, इंसेक्ट तो मर गए, प्लांट तो बचने लगा, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यही केमिकल वॉश आउट करके वाटर बॉडी में गया और वहां पे जाकर के एक्वाटिक लाइफ इससे डिस्टर्ब हुई, और हो सकता है कि इसी पानी को ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कंज्यूम करा और जिसकी वजह से कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं जी, हम इस चीज का यूज नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा तोड़ निकालेंगे इसका, हम कुछ ऐसा चीज देखेंगे, हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव देखेंगे जो व्हाट वी कॉल्ड एज, हमें किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी तरीके की लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरियम हमारे पास है, इसके पास ग्रुप ऑफ जीन्स रहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ जीन्स क्या करते हैं, ये जब ट्रांसलेट करते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं बीटी टॉक्सिन, राइट, और ये टॉक्सिन जो है ये टॉक्सिक होता है व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर दीज इंसेक्ट्स, ठीक है कि नहीं है। तो इन्होंने बोला क्यों ना हम जाकर के इस पर्टिकुलर जीन, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जीन को आइडेंटिफाई करें। तो इन्होंने वही सारे जो है टेक्निक्स को यूज किया, वही सारे टूल्स को यूज किया, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज किया, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करी, फिर उस जीन को जो है वेक्टर के साथ मिला दिया, फिर इंट्रोड्यूस करा दिया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है कि नहीं है। तो वहां पे जाकर के व्हाट वी कॉल्ड एज इस प्लांट बॉडी में बीटी टॉक्सिन अब बनने लगा, ठीक है कि नहीं है। लेकिन जो ये टॉक्सिन बना दिया इसने, ये जो टॉक्सिन बना व्हाट वी कॉल्ड एज, ये जो टॉक्सिन बनता है इसकी बॉडी में भी, इसकी बॉडी में भी जो ये टॉक्सिन बनता है ये इसके लिए टॉक्सिक नहीं होता, क्योंकि ये व्हाट वी कॉल्ड एज ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में वहां पे बन जाता है। अब जाकर के जब इसको इंट्रोड्यूस किया, इस क्राइजीन को जो व्हाट वी कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन बनाता है, जब इसको प्लांट बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया, जब इसको प्लांट बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वहां पे जाकर के साइंटिस्ट ने बोला ये यहां पर भी ये टॉक्सिन बना देगा, एंड जब इंसेक्ट्स इस प्लांट को अफेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, तो वो इंसेक्ट्स जब प्लांट लीफ को खाएंगे तो वहां पर वो अपने साथ टॉक्सिन भी लेंगे, और वो टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच इनके गट में रहता है, इन इंसेक्ट्स के गट में। तो ये प्रोटॉक्सिन जो है, ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन बना था, अब ये इनके गट में जो पीएच अल्कलाइन है उस पीएच पे एक्टिव हो जाएंगे और वहां पर जाकर के इसकी किलिंग करेंगे, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें क्यों नहीं कुछ होता अगर हम इस प्लांट को यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। हमें इसलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारे गट का पीएच एसिडिक होता है, और एसिडिक पीएच पे ये बीटी टॉक्सिन जो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में पहले बनता है ये उस पे एक्टिव नहीं होता है। तो इसका मतलब असर्शन सही है, बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक फॉर बैसिलस इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, सही है। उसके बाद रीजन क्या है, बीटी टॉक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय क्राइजीन। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट डू वन थिंग, आप जरा बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक फॉर बैसिलस इटसेल्फ बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज वी नो दैट असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं है। अब उसके बाद से इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है इसमें, है कि नहीं। अब क्या है, या तो फर्स्ट ऑप्शन है या क्या है सेकंड। अब करेंगे क्या, अब हमने करना क्या, सेकंड हैक हमारे पास क्या है, दैट जब हम असर्शन को पढ़े उसके बाद से बिकॉज लगा दिया बिकॉज। जब हमने बिकॉज लगा दिया, BT toxin is not toxic for bacillus itself because BT toxin is synthesized by cry. Do you think that they are, having sort of some relation? Do you think that reason is explained? No ways. इसको लिखना था BT toxin is not toxic for bacillus itself because BT toxin is synthesized in inactive form, right? Or in the form of protoxin, right? तब जाकर के reason was explaining the assertion. Although दोनों statement सही है, मगर इनके बीच में relationship नहीं है। ये अलग से हमने स्टडी किया, ये अलग से हमने स्टडी किया, ये किसी और चीज की तरफ लेके जा रहा है, ये किसी और चीज की तरफ लेके जा रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, राइट। एंड अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है दैट आई वांट यू पीपल टू लेट मी नो इन द व्हाट वी कॉल्ड एज कमेंट सेक्शन के आप इनका आंसर क्या रख रहे हैं। आपके पास ये व्हाट वी कॉल्ड एज असर्शन है, आप मुझे बिल्कुल बताइए कि इस पर्टिकुलर असर्शन एंड रीजन जो है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट्स, राइट। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, वहां पे डिफरेंट फिब्रोसिस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है कि नहीं है। वो सब चीजें लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाली चैप्टर से आपने पढ़ा है, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट मोर क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, इसका बी आंसर जो है आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट्स। हार्ट ऑफ फिश कंटेन्स, आप इसको पढ़िए एंड रीजन स्टेटमेंट को भी पढ़िए, उसके बाद से मुझे करेक्ट बताइए। एंड व्हाट वी कॉल्ड एज
फिर मैं जाकर के आपको इनका आंसर भी बताऊंगा, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू रेस्पॉन्ड दीज क्वेश्चन एज वेल, राइट। उसके बाद से आपके पास ये क्वेश्चन भी है, आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट वही हैक्स को यूज करें जो मैंने बोले, एंड डेफिनेटली यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड उसके बाद जितने भी सारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आपके पास अब आएंगे, एंड आई गेस दैट यू पीपल विल बी सॉल्विंग एवरी टाइप ऑफ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।